गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन अपन ने स्टार्ट किया था कल। पशुधन की जो सामान्य प्रबंधन है 16वां लेसन, वो अपन ने शुरू किया था और उसमें अपन ने देखा था प्रबंधन के बारे में। ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत अपन ने, दुग्ध दोहन के सिद्धांत अपन ने देखे थे। उसके बाद अपन ने देखा था दुग्ध दोहन की विधियां, मशीनी विधियां, मशीन द्वारा भी दुग्ध दोहन किया जाता है जो इलेक्ट्रिक मशीनों पर कार्य करता है। बहुत अच्छी मशीनों द्वारा अच्छे से हो सकता है। उसकी कमी, बस कुछ एक कमियां थी। कमी ये थी कि यदि दूध निकलने के बाद अगर अपन मशीन को बंद नहीं करते तो उन थन से क्या हो जाता है, दूध के साथ, दूध के बाद क्या आने लगता है, खून आने लगता है। ठीक है, फिर अपन ने हस्त दोहन की दो विधियां पढ़ी थी। एक तो हस्त दोहन में अपन ने एक अंगूठे और अंगुली, इस अंगुली और इस अंगूठे से निकालना, दूध कैसे निकालते हैं। फिर चारों अंगुलियां उस थन के चारों तरफ देके उसको, अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ना। ठीक है, तो ये दो प्रकार से अपन ने पढ़े थे। दोनों की कमियां ये थी कि दर्द होता है। ठीक है, दर्द होता है पशु को। ठीक है, तीसरा अपन हस्त दोहन में तीसरी विधि अपन देखते हैं, पूर्ण हस्त दोहन विधि। ठीक है, देखिए अगला है पूर्ण हस्त दोहन विधि, तो तीसरी है पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूर्ण हस्त दोहन विधि में क्या होता है, देखिए पूर्ण हस्त दोहन विधि में होता क्या है, तो अपन चर्चा करते हैं उसकी। पूर्ण हस्त दोहन विधि में देखिए, इसमें हथेली और चारों अंगुलियों के बीच में थन दबाकर दूध निकाला जाता है। पूरी हथेली, ये हथेली से ऐसे पकड़ लेते हैं, पूरी चारों अंगुलियों से, फिर इसका क्या करते हैं, दूध निकालते हैं। तीन तरीके हो गए हैं। पहला था इस अंगुली और इस अंगूठे से ऐसे, दूसरा था चार अंगुली और इस अंगूठे से ऐसे, और अब अपन पढ़ रहे हैं अंगुली, हथेली पूरी और फिर इस प्रकार से यहाँ पकड़ा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पकड़ा जाता है और दूध निकाला जाता है। इसमें देखिए हथेली और चारों अंगुलियों के बीच थन दबाकर दूध निकाला जाता है। तो इस विधि में हथेली और चारों अंगुलियों के बीच थन दबाकर क्या करते हैं अपन, दूध निकाला जाता है। हथेली और चारों अंगुलियों के बीच क्या, थन दबाकर दूध निकाला जाता है। अन्य विधि की अपेक्षा इसमें दूध अधिक तेजी से दूध निकाला जा सकता है। अन्य विधि की अपेक्षा दूसरी जो भी हाथों की विधियां पड़ी है उसमें, उसके तुलना में इस विधि से अपन तेजी से और अधिक दूध निकाला जा सकता है। ठीक, अन्य विधि की तुलना में इस विधि से अधिक तेजी से दूध निकाला जा सकता है। अधिक तेजी से दूध निकाला जा सकता है अन्य विधि की तुलना में। यह विधि मध्यम और बड़े वाले पशुओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, बड़े पशुओं और मध्यम आकार के पशुओं के लिए उपयोगी है। यह विधि मध्यम व बड़े पशुओं के लिए उपयोगी है। मध्यम व बड़े पशुओं के लिए उपयोगी है। इस विधि से पशुओं को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इस विधि से पशुओं को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। ठीक है, और थनों में गांठ पड़ने की भी भय नहीं रहता है। इस विधि में
पशुओं को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और क्या होता है, थनों में गांठ पड़ने का भी भय नहीं रहता है। थनों में गांठ पड़ने का भी भय, डर नहीं रहता है, डर नहीं रहता है थनों में गांठ पड़ने का। ठीक है, आगे देखिए, अब मध्यकाल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो दुग्ध दोहन की प्रक्रिया हो गई। फिर मध्यकाल क्या होता है? मध्यकाल क्या होता है? वह समय जब पशु जो मादा होती है वो क्या होती है? जनन के लिए तैयार होती है। ठीक है, तो मध्यकाल की पहचान जननांगों की जानकारी और प्रजनन विधियों में, जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम प्रजनन विधियां, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, मध्यकाल की पहचान, अगला जो हमारा टॉपिक है, मध्यकाल की पहचान। मध्यकाल की पहचान जननांगों की जानकारी, जननांगों की जानकारी और प्रजनन विधियां, ये अपन देखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते चलिए, आइए देखिए, प्रजनन जो प्रबंध होता है वो पशुधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, पशुधन किससे वृद्धि करता है? पशुधन वृद्धि किससे करता है? प्रजनन से ही करता है। तो प्रजनन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण अंग है किसका? पशुधन प्रबंधन का। ठीक है, तो प्रजनन प्रबंध पशुधन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, आइए देखिए, अब इसकी कुछ प्रमुख शब्दावली अपन देख लेते हैं। ठीक है, प्रजनन क्रिया बढ़ने से पहले अपन इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यौवनारंभ। अब यौवनारंभ क्या होता है? महत्वपूर्ण शब्दावली में पहला है यौवनारंभ। देखिए, मादा जनन अंगों में जब अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाता है, मादा जनन अंग में जो अंडाशय होता है वो पूरा विकसित हो जाता है, उसमें अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो मादा का यौवन आरंभ हो जाता है। अंडाशय पूरा विकसित हो जाता है, उसमें अंडाशय के अंदर अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है, तो वो मादा का यौवन आरंभ हो जाता है। और इसे अपन यौवनावस्था इसको अपन यौवनावस्था या प्यूबर्टी कहते हैं। देखिए, मादा जनन अंगों में जब अंडाशय मादा जनन अंगों में जब अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाता है तथा इनमें अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है। अंडाणु बनना क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है, तो मादा का यौवन आरंभ हो जाता है। तो मादा का यौवन आरंभ हो जाता है। इसे अपन यौवनावस्था या प्यूबर्टी कहते हैं।
इस अवस्था को यौवनावस्था या क्या कहते हैं अपन, प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में मादा गर्भ धारण योग्य हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, जब अंडा से पूरा विकसित हो जाता है, अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मादा जनन क्रिया के लिए या गर्भ धारण के लिए यानी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या हो जाती है, योग्य हो जाती है। इस अवस्था में मादा गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है, गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। ठीक है, भारतीय गायों में देखिए 3 से 4 माह, संकर गायों में क्या होता है 18 माह, 3 से 4 माह की गाय संकर गायों में 18 माह और भैंसों में 30 माह। ठीक है, भैंसों में 30, भारतीय गायों में 3 से 4 माह, संकर जो गाय होती है तो 2 गायों के मिश्रण से बनी होती है, उनमें देखिए 18 माह, भैंसों में 30 माह, बकरियों में 12 माह और भेड़ों में 10 माह में यह अवस्था होती है। ठीक है, 10 माह में यह अवस्था होती है। भारतीय गायों में 24 माह। ठीक है, तो भारतीय गायों में 24 माह, संकर गायों में 18 माह, भैंसों में 30 माह, भैंसों में 30 माह, बकरियों में 12 माह, बकरियों में 12 माह तथा भेड़ों में क्या होता है, भेड़ों में 10 माह में यह अवस्था होती है, भेड़ों में 10 माह में यह अवस्था होती है। यानी अलग अलग गायों में ये अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग पशुओं में अलग अलग समय पर होती है। ठीक है, फिर देखिए मध चक्र अपन पढ़ते हैं आगे। ये यौवनारंभ हो गया, फिर देखते हैं आगे मध चक्र क्या होता है। मध चक्र की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, मध चक्र की चर्चा करें कि तो 2 मधकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को अपन मध चक्र कहते हैं। ठीक है, 2 जो मधकाल होते हैं उनके बीच का जो अंदर जो शारीरिक घटनाएं होती हैं, शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं, उनको अपन मध चक्र कहते हैं। 2 मधकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को मध चक्र कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह वह अवधि है जिसमें पशु गर्भ धारण कर भ्रूण विकास के लिए अपने शरीर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, इस अवधि में क्या होता है, इस अवधि में पशु क्या करता है, गर्भ धारण करके भ्रूण विकास के लिए अपने शरीर के अंदर क्या करता है, वातावरण प्रदान करता है, सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, यह वह अवधि है जिसमें पशु गर्भ धारण कर अपने शरीर में
भ्रूण के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये मध चक्र की बात हो गई। यानी मध्यकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को अपन क्या कहते हैं? मध चक्र कहते हैं। मध्यकालों की बात आई तो मध्यकाल की भी चर्चा अपन कर ही लेते हैं। देखिए मध्यकाल क्या होता है। मध्यकाल के बारे में अगर अपन चर्चा करें अच्छे से तो देखिए यह वह अवधि है जिसमें मादा पशु नर के साथ क्या करती है? संभोग की इच्छुक होती है। यह वह अवधि है जब मादा पशु क्या करती है? नर के साथ संभोग की इच्छा करती हैं कि हाँ नर के साथ जाए वो और मैथुन क्रिया करे, उसके अंदर इच्छा होती है। तो यह वह अवधि है जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती है। संभोग की इच्छुक होती है। ठीक है, संभोग की इच्छुक होती है। देखिए मध को ताव, गर्मी या पाली में आना भी कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? मध्यकाल को ताव, गर्मी या पाली में आना भी कहते हैं। ठीक है, मध्यकाल को ताव, गर्मी या पाली में आना भी कहते हैं। पाली में आना भी कहते हैं। ठीक है, झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए नसबंदी के लिए सांड का प्रयोग किया जाता है, जिसे टीजर बुल कहते हैं। जो झुंड में रहते हैं, ठीक है, उसमें एक सांड होता है। ठीक है, झुंड में रहने वाले पशु के सांड का, जब नसबंदी के लिए सांड का प्रयोग किया जाता है। झुंड में पशु रह रहे हैं, ठीक है, उसमें सांड भी है, तो मादाएं ज्यादा होती हैं, तो उस ज्यादा मादाओं की नसबंदी करने से अच्छा क्या है? अपन नसबंदी किसकी कर ले? जो कम संख्या में सांड है उनकी कर ले। तो उनके सांड की नसबंदी करना, जिस सांड की नसबंदी अपन करते हैं उस सांड को टीजर बुल कहा जाता है। ठीक है, झुंड में रहने वाले, देखिए झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए नसबंदी के लिए सांड का प्रयोग किया जाता है। झुंड में रहने वाले पशुओं की नसबंदी के लिए सांड का प्रयोग करते हैं, जिसे टीजर बुल कहते हैं। जिसे टीजर बुल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस नंबर का क्वेश्चन अपन कह सकते हैं। इसको नोट बना के भी अपन लिख सकते थे, लेकिन हमने ऐसे ही लिखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप नोट बना के लिख लेना आपने। आगे देखिए मध्यकाल की पहचान क्या होती है? कब अपन जानते हैं, कैसे अपन पहचान सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं मादा पशु में जिसे अपन पहचान सकते हैं कि अब ये मादा मध्यकाल में है, अर्थात गर्मी में है, ताव में है या पाली में आ गई है, या कह सकते हैं कि अब ये मादा इच्छुक है संभोग करने के लिए। ठीक है, तो मध्यकाल की पहचान क्या होती है वो देखते हैं अपन। मध्यकाल की पहचान, मध्यकाल के पहचान की बात करें तो कुछ एक लक्षण है। ठीक है, जैसे पहला है पशु बेचैन तथा उत्तेजित होता है। पहला लक्षण है पशु बेचैन तथा उत्तेजित होता है। पशु बेचैन तथा क्या होता है? उत्तेजित होता है।
गाय खाना पीना छोड़ देती है, ठीक है। गाय क्या करती है, खाना पीना छोड़ देती है जब वह संभोग की उचित है। गाय खाना पीना छोड़ देती है। जब संभोग की इच्छुत होती है तो वो क्या होती है, गाय खाना पीना ही छोड़ देती है, ठीक है। फिर देखिए गाय बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करती है, थोड़ा थोड़ा पेशाब करती है और बार बार करती है। गाय बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करती है। गाय बार बार क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पेशाब करती है, ठीक है। फिर देखिए मादा नर पशुओं पर चढ़ने लगती है। मादा नर क्या करती है, मादा नर पशुओं पर चढ़ने लगती है, ठीक है। मादा नर पशुओं पर चढ़ने लगती है। जो भी झुंड में नर पशु होता है उसके ऊपर वो चढ़ने लगती है, ठीक है। फिर देखिए मादा पशु मुड़ मुड़ कर पीछे देखती है, बार बार मुड़ती और पीछे की तरफ देखती है जब वो मध्यकाल में होती है। तो मादा पशु मुड़ मुड़कर पीछे देखने लगती है। मादा पशु मुड़ मुड़ कर क्या करती है, पीछे की तरफ देखने लगती है, ठीक है। पशु रंभाता या आवाज करता है। जो मादा पशु होता है वो रंभाता या आवाज करता है, ठीक है। छठा है पशु रंभाता या आवाज करता है। मादा पशु रंभाता या आवाज करता, चाहे वो नर हो या मादा हो, ठीक है। योनि से तरल पदार्थ निकलने लगता है। जो योनि होता है, जो मादा का जननांग होता है, मुख्य जननांग है, ठीक है, उससे तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है, ठीक है। योनि से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है। योनि से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है, ठीक है। और कुछ मध्यकाल की पहचान के लक्षण हैं वो अपन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका पहले। ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो आराम से थोड़ा सा पीछे ले जाकर आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और क्या लक्षण है मध्यकाल के वो भी अपन अब देख लेते हैं। 10 एक लक्षण है टोटल, 12 से 13 लक्षण टोटल है, ठीक। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए 8वां लक्षण क्या है, पूंछ को ऊपर उठाती है। पूंछ को बार बार ऊपर की तरफ उठाती है, ठीक है। क्योंकि योनि क्या होती है, वो पूंछ से ढकी हुई होती है, ठीक है। इसलिए जब वो इच्छुक होती है, मध्यकाल में आती है, संभोग की इच्छुक होती है, तो वो क्या करती है, पूंछ को बार ऊपर उठाती है। पूंछ को बार बार ऊपर उठाती है, बार बार ऊपर उठाती है, पूंछ को बार बार ऊपर उठाती है, ठीक है। गुप्तांग या बग थोड़ा सा क्या होता है, फूल जाता है। जो गुप्तांग होता है उसका या बग होता है, जिसे बग कहते हैं, वो फूल जाता है, ठीक है। गुप्तांग या बग थोड़ा सा फूल जाता है। गुप्तांग या बग थोड़ा सा क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। आंखों में विशेष चमक होती है। पशु की आंखों में विशेष चमक आ जाती है। आंखों में विशेष चमक होती है। आंखों में विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है, ठीक है।
एक स्थान पर नहीं ठहरती, एक स्थान पर रुकती नहीं है, वैसे नहीं इधर उधर घूमती फिरती रहती है। एक स्थान पर नहीं ठहरती है, एक स्थान पर नहीं ठहरती है, ठीक है। उसके बाद देखिए गर्भाशय का द्वार खुला रहता है, गर्भाशय का द्वार हमेशा खुला ही रहता है, ठीक है। यह आंतरिक लक्षण है क्योंकि गर्भाशय तो शरीर के अंदर होता है, तो गर्भाशय का द्वार हमेशा खुला रहता है, गर्भाशय का द्वार हमेशा खुला रहता है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, दूध देना कम कर देती है, ठीक। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, दूध का उत्पादन कम कर देती है, ठीक है। और आखिरी लक्षण है बच्चे को पास भी नहीं आने देती है, ठीक है, अपने ही बच्चे को पास नहीं आने देती है। 14वां है बच्चे को पास नहीं आने देती है, अपने बच्चे को अपने पास ही नहीं आने देती है, ठीक है। तो ये मध्यकाल की पहचान होगी, ठीक है। आगे अपन देखते हैं जननांगों की मुख्य जानकारी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। मध्यकाल की पहचान हो गई ये एक। आगे देखते हैं बी लेके अपन जननांगों की जानकारी, थोड़ी बहुत जननांगों की भी चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। पहला है नर जननांग, देखिए नर जननांग की अगर अपन चर्चा करें तो देखें इस तंत्र के द्वारा शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। जो नर जननांग होते हैं इनके द्वारा शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, शुक्राणुओं का क्या होता है उत्पादन होता है, ठीक है। इन शुक्राणुओं को मादा जनन पथ में एकत्र कर दिया जाता है, इनको क्या करता है मादा जनन पथ में क्या कर दिया जाता है एकत्रित कर दिया जाता है। इन शुक्राणुओं को मादा जनन पथ में एकत्रित कर दिया जाता है। मादा जनन नर जनन अंग कौन कौन से हैं तो उनकी अगर अपन चर्चा करें नर जनन अंग 3 देखिए मुख्य, प्राथमिक, द्वितीयक और सहायक, ठीक है। 3 प्रकार के अंग हैं। एक तो प्राथमिक अंग, ठीक है, जैसे प्राथमिक अंग, प्राथमिक नर जनन अंग, फिर है द्वितीयक और तीसरा है सहायक जनन अंग। प्राथमिक या मुख्य जो जनन अंग होता है वो होता है वृषण। मानव की तरह ही मानव में भी मुख्य जनन अंग कौन सा होता है वृषण होता है, ठीक है, वृषण होता है। इन वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। द्वितीय अंग में देखिए अधिवृषण होता है, अधिवृषण शुक्रवाहिनी मूत्राशय और शीशन होता है। द्वितीय जनन अंग में देखिए अधिवृषण शुक्रवाहिनी, जो शुक्रवाहिनी शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है, मूत्राशय और शीशन, मूत्राशय व शीशन होता है, ठीक है। सहायक लैंगिक अंग में देखिए शुक्राशय, शुक्रवाहिनी वृषण से क्या करती है शुक्राशय तक उन शुक्राणुओं को ले जाती है जहां पर शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं एकत्रित रहते हैं। शुक्राशय पुरस्थ ग्रंथि, सहायक अंग में पुरस्थ ग्रंथि शुक्राशय और कंदमूली पथ ग्रंथि, ठीक है। आगे देखिए शुक्राशय, सहायक अंगों में देखिए शुक्राशय,
पुरस्थ ग्रंथि और कंदमूली पथ कंदमूली पथ ग्रंथि, ये सहायक अंग होते हैं किसके? नर के सहायक अंग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन फिर मादा के जो अंग हैं उनकी अगर अपन चर्चा करें। ठीक है, तो देखें मादा के प्रमुख अंग, मादा जनन तंत्र अगला है हमारा सेकंड। मादा जनन तंत्र क्या होता है? मादा जनन तंत्र की अगर अपन चर्चा करें तो इसमें देखिए अंडाणुओं के बनने के अतिरिक्त बच्चे का पालन पोषण व बढ़ने के लिए भी स्थान होता है। जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें अंडाणु बनने का स्थान तो होता ही है। ठीक है, अंडाणु तो बनता ही है, उसके अलावा जो अंदर भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसके पालन पोषण व बढ़ने के लिए भी स्थान होता है। क्योंकि बच्चा बड़ा होता है अंदर तो फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें अंडाणुओं के बनने के अतिरिक्त बच्चे के पालन पोषण व बढ़ने के लिए स्थान होता है। ठीक है, नर जननांग की तरह ही मादा जननांग में भी अंग होते हैं, लेकिन नर की तरह तृतीयक अंग नहीं होते। इसमें प्राथमिक और सहायक अंग, द्वितीयक अंग सॉरी सहायक अंग नहीं होते, प्राथमिक और द्वितीयक दो ही अंग होते हैं। तो देखिए मादा जनन तंत्र में दो अंग होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है अपना प्राथमिक और एक होता है अपने तृतीयक। प्राथमिक व तृतीयक अंग होते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंग में देखिए अंडा से आता है। ठीक है, अथवा जो डिंब ग्रंथियां होती है, अंडा से अथवा डिंब ग्रंथियां, अंडा से या इसे अपन डिंब ग्रंथियां कहते हैं, अंडा से या डिंब ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक अंग में देखिए डिंब वाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, थग होते हैं। तृतीयक अंगों में देखिए डिंब वाहिनी, ठीक है, जो अंडाणु को ले जाने का, फिर गर्भाशय, उसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा, योनि व भग, ये तीन ये मादा जनन तंत्र के अंग होते हैं, मादा जनन अंग के अंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अपन देखते हैं डिंब ग्रंथियों की अगर चर्चा कर लेते हैं आज थोड़ी सी। ठीक है, ये डिंब ग्रंथियां क्या होती हैं? पहला देखिए डिंब ग्रंथियां क्या होती है। डिंब ग्रंथियों की अगर अपन बात करें तो देखिए स्तनधारी मादा पशुओं में प्राय 2 अंडा से होते हैं। ठीक है, डिंब ग्रंथियां ऐसे अपन क्या कहते हैं, या अंडा से। ठीक है, स्तनधारी जो मादा पशु होते हैं उनमें सामान्यतः कितने होते हैं, 2 अंडा से। स्तनधारी मादा पशुओं में सामान्यतः 2 अंडा से होते हैं।
सामान्यतः कितने 2 अंडाशय होते हैं। इसमें डिंब व अंडे प्रजनन, इसमें देखिए डिंब व अंडे उत्पन्न होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें अंडे व डिंब, इनमें डिंब व अंडे उत्पन्न होते हैं। इनमें डिंब व अंडे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इनमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण भी होता है। अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन यहां पर लिखा गया है, ठीक है, ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। इनमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, इनमें निर्माण होता है, ठीक है। इनमें अनेक अंड कोशिकाएं होती है, जो परिपक्व होकर प्रजनन चक्र के समय बाहर निकलती है। इन अंडाशयों के अंदर अनेक अंड कोशिकाएं होती हैं, जो प्रजनन के समय क्या होती है, प्रजनन चक्र के समय परिपक्व होकर क्या होती है, बाहर निकलती है। इनमें अनेक अंड कोशिकाएं होती हैं, जो परिपक्व होकर प्रजनन चक्र के समय बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए परिपक्व जो डिंब होता है कि बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिंबाणु सरण कहते हैं। नोट बना के लिखिए अपन कि परिपक्व जो डिंब होता है उसका बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिंबाणु सरण कहते हैं। तो नोट बनाकर अपन इसको लिखते हैं कि परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की प्रक्रिया को डिंबाणु सरण कहते हैं, ठीक है। तो ये डिंब ग्रंथि या अंडाशय थी। इसके बाद डिंब वाहिनियां, गर्भाशय, ग्रीवा, बग, योनि, सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले आप। इसके आगे अपन आने वाली क्लास कल अपन पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय को। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।